हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा था पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप की परिभाषा क्या होती है, पार्टनरशिप का अर्थ क्या होता है, पार्टनरशिप में साझेदार किसे कहते हैं, साझेदारी फर्म क्या होती है, इसके अलावा साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या होती है। इसके अलावा हमने देखा था कि साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी संलेख में किन किन तत्वों का समावेश किया जाता है, यानी कि साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें लिखी जाती है और साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की कौन कौन सी विधियां होती है, 2 विधियां वहां पर हमने पढ़ी थी। इसके अलावा बंद साझेदारी खातों में समायोजन किस तरीके से किया जाता है, ये भी हमने देखा था। और लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर हमने देखा था। इसके बाद हमारे सामने टॉपिक निकल कर आता है साझेदार यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश के समय जो स्थिति बनती है उसे हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। तो नए साझेदार का प्रवेश समझने के लिए सबसे पहले हम साझेदारी के पुनर्गठन को समझते हैं कि साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, जो समान अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। डी को हम तीनों साझेदारों की सहमति से साझेदारी में प्रवेश देते हैं। ऐसा नियम है कि वर्तमान साझेदारों की सहमति, सभी साझेदारों की सहमति होने पर ही नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। और जब ए, बी, सी ये सहमति दे देंगे कि टी को हमने साझेदारी में प्रवेश दे दिया है, तो ये साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। ये साझेदारी के पुनर्गठन का एक प्रकार है। अब हम समझते हैं कि पुनर्गठन होता क्या है। जब साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो इसे साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। अब साझेदारी का पुनर्गठन होने की कई परिस्थितियां बनती हैं, उनके बारे में हम आगे देखते हैं। साझेदारी का जो पुनर्गठन होता है, इसकी पहली परिस्थिति होती है जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए, जब वे सहमति से अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात को परिवर्तित कर लें। दूसरा पॉइंट, साझेदार की मृत्यु हो जाए। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में भी साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। और जब 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण किया जाता है तो इस परिस्थिति में भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। और लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं आज, नए साझेदार को जब प्रवेश दिया जाता है तो भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। इन 5 परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नए साझेदार का प्रवेश। जब किसी नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो सबसे पहला जो समायोजन किया जाता है वो किया जाता है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। उदाहरण के लिए
ए और बी एक फर्म में 2:1 में लाभ हानि विभाजन करते हुए साझेदार हैं। इन दोनों ने सहमति से सी को साझेदारी में प्रवेश देने के लिए सहमति दी। मान लेते हैं कि वर्ष 2020-21 में फर्म को 30,000 रुपये का लाभ हुआ। अब जब इस लाभ को दोनों साझेदारों में बांटा जाएगा तो ए का लाभ तो रहेगा कुल लाभ यानी कि 30,000 इंटू ए का अनुपात जो कि 2 है बटे अनुपातों का योग यानी कि 2 + 1। इस तरह से ये हो जाएगा 30,000 इंटू 2/3 जो कि हमारे सामने 20,000 रुपये निकल कर सामने आ जाएंगे। इसी तरह से हम बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। कुल लाभ यानी कि 30,000 रुपये इंटू बी का अनुपात जो कि 1 है बटे अनुपातों का योग 2 + 1 यानी कि 3। 30,000 इंटू 1/3 यानी कि 10,000 रुपये। तो पहली परिस्थिति में जब साझेदार प्रवेश नहीं दिया है तो उसके पहले ए को 20,000 रुपये और बी को 10,000 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन जब हमने सी को साझेदारी में प्रवेश दे दिया तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मानते हैं कि सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया गया है और इसके साथ साथ हम ये भी मान लेते हैं कि फर्म का कुल लाभ 1 है। अब जब फर्म का कुल लाभ 1 है और सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दे दिया है तो शेष लाभ हमारे सामने निकल कर बचता है 1 - 1/4 = 3/4 यानी कि 3/4 लाभ हमारे पास अब शेष है। अब इस 3/4 लाभ हिस्से में से ए और बी को हमें इनके लाभ का हिस्सा देना है। तो इस लाभ को 3/4 जो शेष बचा है इसे हम 2:1 में दोनों साझेदारों में बांट देंगे जिस तरह से हमने लाभ का बंटवारा किया था। ए का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे। शेष लाभ नई फर्म का शेष लाभ यानी कि 3/4 इंटू 2 ए का अनुपात है बटे अनुपातों का योग यानी कि 2 + 1। इसके बाद बी का भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। 3/4 इंटू बी का अनुपात है 1 बटे अनुपातों का योग यानी कि 2 + 1 3। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। ए का रेशो आएगा 2/4, बी का आएगा 1/4 और सी जो कि नया साझेदार है उसका हमारे पास पहले से है 1/4। इन तीनों को हम एक साथ लिख लेंगे। 2/4 ए का है, 1/4 बी का है और 1/4 ही सी का है। क्योंकि इन तीनों भिन्नों में हर समान है तो हम इसे 4 को काट भी सकते हैं। तीनों भिन्नों में नीचे हर वाले 4 को काट दिया जाएगा तो आपके सामने निकल कर आ जाएगा 2:1:1। अब हमें करना क्या है, अब हमें वही मानना है कि इस वर्ष भी हमारा लाभ 30,000 रुपये हुआ। कब? सी को प्रवेश देने के बाद। तो उसमें हमें लाभों का बंटवारा वापस से दिखाना है। 30,000 रुपये का लाभ हुआ है। अब इसमें ए का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो ए का अनुपात है 2 बटे अनुपातों का योग 2 + 1 + 1 यानी कि 4। इसी तरह से बी का कैलकुलेट कर लेंगे 30,000 इंटू 1/4 और इसी तरह से सी का कैलकुलेट कर लेंगे 30,000 इंटू 1/4। ये हमारे सामने निकल कर सामने आ जाएंगे 15,000, 7,500 और 7,500 रुपये। तो ये जो सी के 7,500 रुपये निकल कर हमारे सामने आए हैं ये कहाँ से आए हैं? पिछले वर्ष ए का लाभ था 20,000 रुपये और इस वर्ष उसे मिला है 15,000 रुपये। लेकिन इसका मतलब 5,000 रुपये तो ए ने त्याग किए। पिछले वर्ष बी का त्याग था 10,000 और इस वर्ष उसका लाभ है 7,500 रुपये। तो 2,500 रुपये बी ने त्याग किया है और 5,000 और 2,500 ये दोनों मिलाकर हमें सी का लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी ने तो यहाँ पर त्याग किया है और सी
जिसने दोनों का हिस्सा प्राप्त किया है, ये है गेनिंग रेशो। इस तरह से हमें इस सवाल में नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना भी की और त्याग अनुपात की गणना भी हमने इस सवाल में की। और सी जो कि नया साझेदार है, उसे यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब उसका गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से हम नए साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, बाकी का हम अगली क्लास में देखेंगे।